हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोसाइंस 2.0। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि सभी बच्चों को उनकी विभिन्नताओं के साथ एक ही कक्षा में साथ पढ़ाने का अधिकार ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। और इसका मतलब ये होता है कि ये भेदभाव रहित होता है, यानी सम्मान, अवसर और सहभागिता पर आधारित होता है। हर बच्चा सीख सकता है, बस उसकी सीखने की जो शैली और गति होती है वो अलग हो सकती है। बाकी समावेशी शिक्षा का होता है कि मतलब सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाने का अवसर प्रदान करना, है ना? यही होता है। अब यहाँ पे हम देखें सेकंड पॉइंट, तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम देखें समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो, हर बच्चा यानी कि हर बच्चे की गरिमा और क्षमता समान होती है, यानी कि समान प्रकार का होता है। और शिक्षा में समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करना। भेदभाव की बात करें तो भेदभाव में पूर्वाग्रह और बहिष्कार को समाप्त करना। विशेष यानी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाना। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाना, यही होता है आपका उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है विशेष आवास आवश्यकताएं एसीएन। तो यहाँ पे क्या होता है कि वे बच्चे जिन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सीखने से संबंधित कठिनाइयों के विशेष अतिरिक्त सहायता संसाधन और सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें सेन वाले बच्चे कहते हैं, SEN वाले बच्चे कहते हैं। जैसे ऐसे बच्चों को सामान्य शिक्षा से अलग करने के बजाय उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहयोग देने के साथ पढ़ाया जाता है। जैसे देखो, अगर इसमें हम बात करें तो बच्चे की क्या विभिन्नताएं हो सकती हैं? शारीरिक अक्षमता यानी कि दृष्टिबंधित, श्रवण बंधित, चलने फिरने में कठिनाई, सेरेब्रल पाल्सी आदि। उसके बाद सेकंड है बौद्धिक अक्षमता, यानी बुद्धि बौद्धिक स्तर में सामान्य से कम, IQ कम, धीमी सीखने की क्षमता ये होती है। और सीखने की अक्षमता जिसमें आपको डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ध्यान की कमी, ADHD, ये सभी प्रकार के सीखने की अक्षमता होती है। भावनात्मक व्यवहार की बात करें तो वहाँ पे आपको आवेग नियंत्रण, कठिनाई, अत्यधिक डर, चिंता, आक्रामक, सामाजिक जुड़ाव और कठिनाइयाँ, ये सभी आपको ऐसे यानी कि प्रकार देखने को मिलते हैं समावेशी शिक्षा में। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के सक्षम दिए हुए हैं। जैसे कि दृष्टिबंधित का मतलब ये होता है कि जो कम दिखाई देना, बिल्कुल ना देखना, ये वो बच्चे होते हैं जो दृष्टिबंधित कहलाते हैं। श्रवण बंधित का मतलब होता है कि कम सुनाई देना, बिल्कुल भी ना सुनना, श्रवण बंधित होता है। शारीरिक की बात करें तो चलने, लिखने, उठने बैठने में कठिनाई होती है, शारीरिक अ, अक्षमताओं की बात कर रहा है। फिर बौद्धिक अक्षमताओं की बात करें तो यहाँ पे बौद्धिक अक्षमताओं में समझने, तर्क करने और सीखने में धीमापन। सीखने की अक्षमता में पढ़ने, लिखने, गणना करने में कठिनाई। भावनात्मक व्यवहार की बात करें तो भावनाओं को व्यक्त करने और नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। बहुविकल्पी में देखें तो यहाँ पे दो दो या दो से अधिक अक्षमताओं का होना, यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो SEN वाले बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं सीखने की गति सामान्य बच्चों से भिन्न होती है ना? ध्यान एकाग्र करने में कठिनाई हो सकती है। और भाषा बोलने में, समझने में, याद रखने में कठिनाई हो सकती है। सामाजिक मेल जोल या भावनात्मक नियंत्रण में समस्या हो सकती है। कुछ बच्चों में
बार-बार प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता हो सकती है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं समावेशी शिक्षा में। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7वां पॉइंट, जिसमें कक्षा में समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकीय रणनीति क्या होती है? तो शैक्षिकीय रणनीति जो कक्षा में समावेशी शिक्षा को लेकर है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला पॉइंट है, हर बच्चे के लिए सकारात्मक और सहयोगी वातावरण बनाना। यानी कि यहाँ पे हर बच्चे के लिए क्या होता है, पॉजिटिव और सहयोगी वातावरण बनाना होता है। बच्चे की क्षमताओं और आवश्यकताओं को पहचानना। तीसरा पॉइंट है, शिक्षण सामग्री को सरल, रोचक और बहुसंवेदी यानी मल्टी सेंसरी बनाना। कार्य यानी कि समूह कार्य, जोड़ी कार्य और गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना। नेक्स्ट, प्रशंसा, प्रोत्साहन, भावनात्मक समर्थन देना, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त समय, पुनरावृत्त और सहयोग देना, माता-पिता और विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना। तो ये होता है एक शिक्षक की रणनीतियाँ। वहीं अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यकताएँ क्या होती हैं? तो रेलिंग, चौड़े दरवाजे, स्पर्शनीय पथ, श्रवण यंत्र आदि जैसी भौतिक सुविधाएँ, विशेष शिक्षण साधन, ब्रेल पुस्तकें, ऑडियो सामग्री, चित्र, कार्ड, मॉडल आदि, व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी बनाना, स्कूल, परिवार, समुदाय का सहयोग सुनिश्चित करना, भेदभाव रहित वातावरण और संवेदनशीलता का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे 9th वाला पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा के लाभ क्या होते हैं? तो हर बच्चे का समग्र विकास होता है ना? जितने भी प्रकार के बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी अक्षमता के हों, अगर वो समावेशी शिक्षा का उन्हें प्रदान किया जा रहा है, तो वो कैसे होंगे? वो हर एक समग्र विकास होगा उनके अंदर। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अभी आपने देखा कि एक दृष्टिबंधित व्यक्ति था जो आईएएस ऑफिसर बना है। तो उसके अंदर क्या? उसके अंदर आत्मविश्वास था ना, तो इसीलिए तो वो बना है। तो इसी तरीके से सामाजिक स्वीकृति और समानता की भावना विकसित होती है। भेदभाव, पूर्वाग्रह और अलगाव की भावना कम होती है। लोकतांत्रिक और समावेशी समाज का निर्माण भी होता है इसमें, समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो शिक्षक के कुछ कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे शिक्षक के लिए याद रखने योग्य बातें क्या है? हर बच्चा अनूठा हो और तुलना नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर बच्चा अनूठा है, तुलना नहीं, सहयोग करें, है ना? कठिनाई पर ध्यान नहीं, क्षमता और प्रगति पर ध्यान दें। धैर्य, सहानुभूति और सम्मान समावेशी शिक्षा की पहचान है। छोटे-छोटे बदलाव बड़े-बड़े लाते हैं, है ना? अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा में जो महत्वपूर्ण वर्ड आने वाला है फ्रेंड्स, उसमें आएगा समावेशी शिक्षा, विशेष आवास आवश्यकताएं, समान अवसर, सहभागिता, भेदभाव रहित व्यक्तिगत शिक्षा सहयोग योजना, ये सभी आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वंचित एवं विविध पृष्ठभूमि के बच्चों की आवश्यकताएं। अब देखो यहाँ पे सभी बच्चे एक जगह से तो नहीं आते हैं। हर बच्चे की अपनी अपनी विभिन्न स्थान आवास होते हैं, परिवार, उसकी भाषाई संस्कृति, सामाजिक और भौगोलिक, शारीरिक, ये सभी भेदभाव तो होते ही हैं। तो हमें एक शिक्षक होने के नाते इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि वे बच्चे जो सामाजिक, आर्थिक, भाषाई और सांस्कृतिक, भौगोलिक या शारीरिक कारणों से शिक्षा के समान अवसरों से वंचित रह जाते हैं या जिन्हें सीखने और विकास में अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है, उन सभी वंचित होते हैं, ठीक है? उन सभी को हम कह सकते हैं कि वंचित बच्चे हैं। यहाँ पे अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो वंचित एवं विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के प्रकार कौन-कौन से हो सकते हैं? तो देखो, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, ठीक है? आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे, जनजाति अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, भाषाई अल्पसंख्यक बहुभाषी बच्चे, लड़के एवं लड़कियां यानी लैंगिक असमानताओं से प्रभावित बच्चे, दिव्यांग बच्चे, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, प्रवासी घुमंतु
घुमंतु तथा सड़क पर रहने वाले बच्चे और संघर्ष, हिंसा, आपदा प्रभावित क्षेत्र में बच्चे, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी यानी फर्स्ट जनरेशन लर्नर, ये सभी आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वंचित बच्चों की प्रमुख चुनौतियाँ क्या होती हैं? वो शिक्षा तक पहुँच की कमी होती है, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता की कमी होती है, परिवार का कम शैक्षिक स्तर का सहयोग की कमी होती है, भाषा व संप्रेषण में विशेष कठिनाइयाँ होती हैं। संसाधनों यानी पुस्तक, तकनीक, स्थान की कमी होती है, भेदभाव, उपेक्षा और सामाजिक पूर्वाग्रह, आत्मविश्वास और प्रेरणा की कमी होती है, सीखने की में गतिविधि विविधता होती है, यानी कि इसमें जो सीखने की गति है, उसकी भी विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पे है कि जो बच्चा है, उसकी जो विविध पृष्ठभूमि है, उसकी क्या आवश्यकताएँ हैं? तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पॉइंट्स हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे यानी कि पोषण से, पुस्तकें, वर्दी, शुल्क से छूट, छात्रवृत्ति, इन सभी से आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं। ग्रामीण दूरस्थ बच्चे की बात करें तो स्थानीय संदर्भ में जुड़ा पाठ्यक्रम, परिवहन, आवासीय विद्यालय, ये सभी आते हैं। जनजातीय अल्पसंख्यक बच्चों की बात करें तो मातृभाषा में शिक्षा, सांस्कृतिक पहचान का सम्मान, ये सब है। ईएमआरएस वाले इसीलिए होते हैं ना, ईएमआरएस वाले। अगर यहाँ पे बात करें भाषाई अल्पसंख्यक तो द्विभाषा, शिक्षण, भाषा, पुल कार्यक्रम। लड़कियों की बात करें तो सुरक्षा, स्वच्छ शौचालय, लैंगिक संवेदनशील वातावरण, है ना? फिर दिव्यांग वाले आते हैं तो रैम्स, ब्रेल पुस्तकें, सहायक उपकरण, विशेष शिक्षण विधियाँ, हर बच्चा महत्वपूर्ण है, हर बच्चा सीख सकता है। और जो आपके घुमांतु वाले बच्चे होते हैं, संघर्ष, आपदा वाले बच्चे होते हैं, तो ये सभी इनके अंतर्गत आते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? प्रत्येक बच्चे को समझना और उसकी पृष्ठभूमि का सम्मान करना। ये नहीं है कि वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है तो हम उसको पढ़ाएँ ही ना। तो इस तरीके का विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। अगर वो गरीब है, उसके पास आर्थिक रूप से संकट या फिर किसी प्रकार की वस्तुओं से वंचित है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें किसी भी तरीके से मदद से हम उसको उस चीज़ को प्रोवाइड करें। तो इसलिए हमें एक अच्छा-सा बच्चों को समझना और उनकी पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए, है ना? भेदभाव रहित व्यवहार और समान अवसर प्रदान करना, व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकताओं को पहचानना, सीखने की कठिनाइयों को कम करने के लिए रणनीतियाँ बनाना, परिवार और समुदाय से सहयोग स्थापित करना, समावेशी कौशल, प्रबंध और सकारात्मक संवाद बनाना होता है और संगठनों और योजनाओं में जैसे आरटीई, एसएसए, आरएमएसए यानी पी 2020 का प्रभावी उपयोग करना। तो ये सभी है, भारत सरकार द्वारा बहुत सारी नई-नई चीज़ों यानी कि योजनाओं का भी बच्चों पे अवसर प्रदान करना होता है। सहायक रणनीतियों की बात करें तो समावेशी बाल केंद्रित शिक्षण वातावरण बनाना। तो समावेशी जो होता है बाल शिक्षण वातावरण बनाना होता है और नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न शिक्षण विधियाँ, खेल, गतिविधि, समूह कार्य, मल्टी सेंसरी सामग्री, दृश्य, श्रव्य संसाधनों का प्रयोग, साथ ही यानी पीयर सपोर्ट्स और मेंटरशिप, पुनरावृत्त अभ्यास और सतत मूल्यांकन, छोटे-छोटे मूल्यों का निर्धारण और प्रगति पर उत्साहवर्धन करना, कला, खेल, संगीत आदि के माध्यम से सीखने को जोड़ना। तो ये सभी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सबके लिए शिक्षा, सबके साथ शिक्षा, सबकी प्रगति होती है और हर बच्चे की अपनी क्षमता, गति और रुचि होती है। विविधता को समझना, स्वीकार करना ही समावेशी शिक्षा की कुंजी है और शिक्षा का अधिकार 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया है और यहाँ पे वंचित बच्चे दया के नहीं समान अवसर और सहयोग के हकदार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रेंड्स प्रभावशाली सृजनात्मक एवं विशेष रूप से सक्षम बच्चों की आवश्यकता। प्रभावशाली का क्या अर्थ होता है? प्रभावशाली का अर्थ होता है कि प्रतिभाशाली, सृजनात्मक एवं विशेष रूप से सक्षम बच्चे वे होते हैं जिनकी बौद्धिक, सृजनात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताएं सामान्य बच्चों से अधिक होती है। उन बच्चों को कहा जाता है जो बच्चे
जैसे कि चुनौतीपूर्ण स्तर, उन्नत स्तर पर पाठ्यक्रम, विषय की गहराई से समझने के अवसर, स्वतंत्र अध्ययन एवं अनुसंधान की सुविधा, प्रोजेक्ट कार्य, वाद-विवाद, क्यूज आदि से भागीदारी, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और परामर्श, भावनात्मक सहयोग एवं संरचनात्मक प्रोत्साहन, रुचि के अनुसार पाठ्येतर गतिविधियां। दूसरा है सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता। तो सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता क्या होती है? काल्पनिक शक्ति को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, कला, संगीत, नाटक, लेखन आदि के अवसर, लचीला एवं खुला वातावरण, प्रयोग करने और नए विचारों को अपनाने की छूट, संसाधन, सामग्री एवं स्थान की उपलब्धता, आलोचना की बजाय सराहना और प्रोत्साहन, विविध गतिविधियों में भाग लेने का अवसर। तो ये सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है विशेष रूप से सक्षम बच्चों की आवश्यकता क्या होती है? तो उनकी जो अक्षमताओं को समझकर उपयुक्त सहायता, विशेष शिक्षण विधियां और अनुकूलित पाठ्यक्रम, सहायक उपकरण जैसे ब्रेल, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर आदि, प्रशिक्षित विशेष शिक्षक एवं सहयोगी स्टाफ। हम समावेशी वातावरण में साथियों का सहयोग, नियमित निगरानी यानी निगरानी, पुनर्वास और परामर्श, आत्मनिर्भरता एवं जीवन कौशल का विकास। अब बात करते हैं हम समावेशी शिक्षा की पहचान की विशेषता। तो यहाँ पे आपको प्रतिभाशाली बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? तो प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? सीखने की क्षमता तीव्र होती है, जटिल समस्याओं को जल्दी समझते हैं, सामान्य से अधिक प्रश्न पूछते हैं, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी लेते हैं, विषय में गहरी रुचि रखते हैं। सृजनात्मक बच्चे कौन से होते हैं? नए और अनोखे विचार प्रस्तुत करते हैं, कल्पना शक्ति प्रबल होती है, कला, संगीत, लेखन आदि में रुचि होती है, समस्याओं के कई समाधान खोजते हैं, मौलिकता और लचीलापन होता है। विशेष रूप से सक्षम बच्चे कौन होते हैं? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमता में कुछ विशेष कठिनाइयां होती हैं। सीखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो पहले से भी बुद्धिमान होते हैं, तो वो सीख जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो किसी भी प्रकार से अलग होते हैं, है ना? अतिरिक्त सहायता का बेहतर प्रदर्शन करते हैं, आत्मसम्मान संवेदनशील होता है। अगर हम उसकी रणनीतियों की यानी शिक्षण रणनीतियों की बात करें तो यहाँ विभिन्न कृत शिक्षण यानी डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मल्टी लेवल एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, अनुभवनात्मक गतिविधि आधारित शिक्षण, तकनीक का प्रयोग, आईसीटी, स्मार्ट क्लासेस, निरंतर मूल्यांकन, व्यक्तिगत फीडबैक। शिक्षक की भूमिका क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता और रुचि को पहचानना, उनके लिए उपयुक्त शिक्षण वातावरण तैयार करना, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, परामर्श और प्रोत्साहन करना, परिवार एवं अन्य विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना, भेदभाव रहित सहायक दृष्टिकोण बंधित अपनाना, बच्चों की आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास बढ़ाना, उसकी प्रगति का नियमित आकलन करना, एक शिक्षक की भूमिका होती है। महत्व क्या होता है प्रतिभाशाली बच्चों में? तो प्रत्येक बच्चे की क्षमता का पूर्ण विकास होता है, समाज में समान अवसर, समावेशी वातावरण बनता है, बच्चों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और जिम्मेदारी बढ़ती है, मतलब भविष्य में वे समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रतिभाशाली में वृद्धि होती है। उदाहरण में प्रतिभाशाली क्या होता है? यानी कि प्रतिभाशाली शब्द जैसे अब्दुल कलाम, एपीजे और फिर कल्पना चावला, ये सब लोग क्या थे? प्रतिभाशाली ही थे ना, इसीलिए तो इन्हें कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किए। सृजनात्मक की बात करें तो सृजनात्मक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, लियोनार्ड दा विंची, ये सभी क्या थे? सृजन करने वाले। विशेष रूप से सक्षम हेलेन केलर, स्टीफन हॉकिंस, तो इन्होंने कुछ खोज की थी, इसलिए इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की जो खोज की करता है उसके अंदर विशेष प्रकार की गतिविधियां पाई जाती हैं। सभी बच्चे अद्वितीय होते हैं, उनकी आवश्यकता भिन्न होती है। प्रतिभाशाली, सृजनात्मक एवं विशेष रूप से सक्षम बच्चों को पहचान कर उनकी क्षमताओं को पोषित करना चाहिए। उपयुक्त संसाधन, सहयोग, समावेशी वातावरण को सफल कुंजी है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सीखने एवं
शिक्षा शास्त्र शास्त्र से संबंधित मुद्दों के बारे में। तो सीखने का मतलब क्या होता है? सीखने एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित मुद्दे उन महत्वपूर्ण बिंदुओं और प्रश्नों को संदर्भित करते हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी, समावेशी और सार्थक बनाने में सहायक होते हैं। पहला होता है सीखने की प्रकृति। सीखने की प्रकृति क्या होती है? सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। यह निरंतर और सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना अनुभव, अभ्यास, वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा होता है। सीखना व्यक्तिगत होता है, हर बच्चे की गति और शैली अलग-अलग होती है। प्रेरणा, रुचि और आवश्यकता सीखने को प्रभावित करती है। सीखना समझ पर आधारित होना चाहिए, रटने पर नहीं। सीखना सामाजिक प्रक्रिया भी है और समूह सहयोग में बढ़ाना भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं भाई? तैयारी का सिद्धांत, यानी जब बच्चा सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है। अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास से दक्षता आती है। प्रभाव का सिद्धांत, सुखद अनुभव सीखने में बनते हैं और दुखद अनुभव कमजोर। प्राथमिकता का सिद्धांत, प्रारंभ में सीखी जाने वाली अधिक याद रहती है। नवीनता का सिद्धांत, हाल ही में सीखी जाने वाली भी जल्दी याद रहती है। उद्देश्य का सिद्धांत, लक्ष्य स्पष्ट होने पर जो सीखना होता है वो क्या होता है? वो प्रभावी होती है। अप्रोच की बात करें, देखो अप्रोचेस भी हैं महत्वपूर्ण पोडोलॉजी का। जैसे वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, यह शिक्षक ज्ञान का स्रोत होता है। विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। निर्माणवादी दृष्टिकोण, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और शिक्षक मार्गदर्शक होता है। और सामाजिक दृष्टिकोण, सीखना सामाजिक सार्थक और सहयोग द्वारा होता है। समावेशी दृष्टिकोण, सभी बच्चों की गतिविधियां जो होती है, यानी विधि आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट अगर हमारा पॉइंट है वो है फोर्थ वाला शिक्षण। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुद्दे। तो यहाँ पे उद्देश्य निर्धारण करना, स्पष्ट मापनीय और बल केंद्रित उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण विधियों का चयन, यानी कि विषय, उद्देश्य और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री सरल, सुलभ, स्थानीय संसाधनों पर आधारित और कक्षा स्तर अनुकूलित होनी चाहिए। मूल्यांकन की बात करें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आधारित, केवल अंकों तक सीमित नहीं। पृष्ठभूमि, समय पर सकारात्मक और सुधारात्मक होना चाहिए। शिक्षण में रणनीति, यानी शिक्षण की रणनीतियाँ क्या होती हैं? गतिविधि आधारित शिक्षण, समस्या समाधान आधारित शिक्षण, परियोजना पद्धति, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, अन्वेषणात्मक शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण, तकनीक का उपयोग, खेल-खेल में शिक्षण। ये सभी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद कक्षा प्रबंध के मुद्दे, हम सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण बनाना, नियमों और दिनचर्या का निर्धारण, समय का प्रभावी प्रबंधन और विविध गतिविधियों द्वारा सभी को संकलन करना। अनुशासन के लिए दंड नहीं, प्रेरणा और संवाद का प्रयोग, व्यवहार संबंधित समस्याओं की पहचान करना। वहीं बात करें हम सेवन वाले में, तो इस सीखने में विविधता, लर्नर डाइवर्सिटी, हर बच्चा अलग है, उसकी पृष्ठभूमि, भाषा, संस्कृति, क्षमता, रुचि भिन्न होती है। विभिन्न अधिगम शैलियों को समझना आवश्यक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश और सहयोग, लैंगिक समानता, सामाजिक संस्कृति, संवेदनशील बहुभाषिता का सम्मान करना। अधिगम में बाधाएं क्या होती हैं? शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्या, अविकसित भाषा कौशल, अपर्याप्त संसाधन और अवसर, रुचि, प्रेरणा की कमी, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां, अध्ययन की अनुपयुक्त विधियां। अगर हम समाधान की बात करें तो व्यक्तिगत ध्यान, परामर्श, उचित शिक्षण विधियां, माता पिता और समुदाय का सहयोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम देखने को मिलेगा मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन केवल परिणाम नहीं प्रक्रिया भी है। सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। विविध उपकरण, अवलोकन, मौखिक प्रश्न, कार्यपत्रक, परियोजना, पोर्टफोलियो आदि, आत्म मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन।
प्रभावी शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे प्रभावी शिक्षण का आधार यानी कि बाल की समझ, रुचि और अनुभव। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शन, सुगमकर्ता, प्रोत्साहन और सहानुभूतिकर्ता। और सीखना एक सर्वश्रेष्ठ होता है जब बच्चों को सक्रिय भागीदारी बनते हैं। समावेशी एवं बाल केंद्रित शिक्षण का भी सुदृढ़ विकास होता है। हर बच्चा एक महत्वपूर्ण यानी कि हर बच्चे में एक महत्वपूर्ण योग्यता होती है, हर बच्चा सक्षम है, हर बच्चा सीख सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा और अधिगम के कुछ सीखने की रणनीतियाँ हर हर बच्चों के लिए अपनानी चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।